बारिश में गरीब का घर और रसोई। अरे आज फिर से तुम दोनों ने पूरे मकान में धुआं धुआं मचा दिया है। आज का दम निकाल कर रहोगी दोनों। पूरे कमरे के अंदर धुआं भर जाने के चलते ससुर केदारनाथ भड़क कर कुड़कुड़ाने लगते हैं। वहीं सुधा सिरकनी से चूल्हे को फूंक रही थी। कितनी देर से जतन करियो मगर ये निगोड़ा मिट्टी का चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा। चूल्हा फूंक फूंक कर सांस अलग चढ़ गई। लगातार चूल्हे से चिमनी जितना तेज धुआं निकलता देख बच्चे रोते हुए आंख मसलने लगते हैं। चाची मम्मी मत बनाओ खाना, आप दोनों में आंखों में धुआं धुआं लग रहा है। हाँ मम्मी चूल्हा बंद कर दो, अभी के भी आंख में लग रहा है धुआं। तुम तीनों भाई बहन को कुछ ज्यादा ही धुआं नहीं लग रहा है? फिर खाना भी मत मांग लेना खाने के लिए हमसे। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है इतना बड़ा पेट लेकर चूल्हे के आगे बैठ के धुआं खाने का। डांट खाकर तीनों बच्चे चुप्पी लगा के बैठ जाते हैं। तभी सास कस्तूरी, अरे पूनम बहू तुझे कितनी बार बोला इतना गुस्सा मत किया कर, पेट से है तू। लगता है तुम दोनों ने आज ठीक से आंच जोड़ा ही नहीं तभी धुआं कर रहा है। हट मैं जलाती हूँ। कस्तूरी कोने में लगे रसोड़े में आती है जहाँ मिट्टी का चूल्हा, डाला बांस की बनी हुई टोकरी के अंदर इस्तेमाल के बर्तन थे और प्लास्टिक के डिब्बे बोतल में दोनों जुगाड़ बहुओं ने मसालदानी बना रखी थी। किसी तरह दोनों बहू ने कमरे के छोटे से भाग में जुगाड़ू रसोई बिठा रखी थी। एक ही कमरे में पकाना, खाना, सोना, रहन सहन करने में गरीब परिवार को काफी दिक्कत परेशानी रहती थी। बहू आंच भी अच्छे से कैसे पकड़ेगी? तूने चूल्हे में इकट्ठे इतने सारा भूसी झोंक दिया है, साथ में एक दो उपले भी लगा देती। माँ जी उपले तो रात में खत्म हो गए, सोचा अभी के टाइम तो खाना पानी भूसी झोंक कर बना लेंगे, लेकिन बरसात में ये भी भीग कर सील गए हैं। बड़ी जब तुझे पता है बरखा पानी का मौसम लग गया तो तुझे भूसी बाहर आंगन में नहीं छोड़ना चाहिए था। देख कोई पन्नी या कागज दे, आंच पकड़ा देती हूँ। तब सुधा सूखी पन्नी का जुगाड़ करती है जिससे कस्तूरी आंच जला देती है। दोनों बहू जल्दी से रोटी सब्जी बना देती हैं। तभी बारिश का रंग कर देता है, जोर जोर से घटाएं गरजने लगती हैं। तभी दोनों बेटे दिनेश राजन मिस्त्री लेकर आ जाते हैं। आइए आइए भैया, यहीं पर आंगन में रसोई बिठानी है, आप बता दीजिए खर्चा क्या लगेगा। तभी मकान में से बाकी सब लोग भी बाहर आ जाते हैं। तभी मिस्त्री चालू पना दिखाते हुए बोलता है, देखो भाई एकदम स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास पक्की रसोई बना दूंगा, लेकिन लाख रुपए का खर्चा आएगा। पक्की रसोई बनाने में 1 लाख रुपए की लागत सुनकर दोनों भाई संकोच में आ जाते हैं। अरे भैया जी कैसी बातें कर रहे हो, छोटी मोटी रसोई बनाने में 1 लाख रुपए का खर्चा ज्यादा नहीं बता दिया आपने? हाँ भाई 1 से 1.5 लाख में तो अच्छा खासा एक बड़ा पक्का कमरा बनकर तैयार हो जाएगा। अरे काका 1-1.5 लाख में कमरा आज से 10-12 साल पहले बनते थे। महंगाई भी तो देखो ना कितनी तेजी से बढ़ रही है। ईंट बालू के दाम आसमान छू रहे हैं और बिरला सीमेंट सोने के भाव बिक रहा है। देखो भाई 1 लाख रुपए खर्च करके रसोई बनवाना हमारी क्षमता सामर्थ्य से बाहर है। बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके हमने 10,000 रुपए जोड़े हैं, इतने में छोटी सी रसोई बना दो। अरे आज के जमाने में 10,000 में रसोई बनाना तो दूर, रसोई की एक दीवार भी ना निकले। जब पैसे जुड़ जाएं तब बुला लेना। एक पल के लिए अगर मिस्त्री का मेहनताना भी छोड़ दें तो भी 50,000 से नीचे का खर्चा नहीं आएगा। अब जब पैसे हो तो बुला लेना, फालतू का समय खराब कर दिया। घमंड झाड़कर मिस्त्री गरीब परिवार के आंगन से चला जाता है। रसोई का काम रुक जाने के चलते दोनों बहुएं काफी निराश हो जाती हैं। मतलब इस साल भी हमें बारिश में ही चूल्हा लगाकर भीग भीग कर खाना पीना करना पड़ेगा। हमने खुद गर्मी में फैक्ट्री में तप कर काम किया, पेट काट काट कर रसोई पक्की करवाने के लिए पैसे जोड़े थे। तुम चिंता मत करो, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। इस महीने नाइट में ओवर टाइम करेंगे और पैसे जोड़ के रसोई बनवा के रहेंगे। तभी जोर जोर से बादल गरजते हुए पीट पीट कर मूसलाधार की बारिश होने लगती है। हे भगवान, आज तो राम जी आसमान में से बाल्टी भर भर कर बरखा बरसा रहे हैं। चलो सब लोग भीतर। सभी घर वाले जैसे ही घर के अंदर आते तो रसोई की दीवार से निकली खिड़की से झटास मार रहा था, जिससे मिट्टी का चूल्हा तेजी से भीग रहा था। दरवाजों के दरारों में से झरझर पानी अंदर आ रहा था। मम्मी मम्मी देखो फिर से हमारे घर में पानी भरने लग गया। अब हम लोग कहाँ पर बैठकर पढ़ाई करेंगे और रात में सोएंगे कहाँ पर? निक्की बिटिया तू परेशान मत, तुम्हें खाट बिछा देती हूँ, तुम दोनों बहन खाट पर बैठकर पढ़ लेना। पूनम बहू जल्दी से चूल्हा तोप दे वरना बारिश में भिगा कर चूल्हा खराब हो जाएगा। जी माँ जी।
पूनम जल्दी से बड़ी सी पन्नी से चूल्हा ढक कर चारों तरफ ईंट रख देती है। वहीं दोनों नंद भाभी दीवारों से रिसाव हो रहे पानी को पोछे से खाली बर्तन में निचोड़ के जमीन को सुखाने लगती हैं। भाभी, हम इतनी देर से पानी साफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन घर में से 1 इंच पानी घटने का नाम नहीं ले रहा, उल्टा और भरता जा रहा है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा नेहा कि इतना पानी कहाँ से भर रहा है, और अब तो पानी में गटर जैसी बांस आ रही है। तभी सुधा देखती है कि वो काला काला पानी घर के कच्चे फर्श के अंदर से निकल रहा था, जिसे देख वो झुंझला जाती है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, अब तो गटर का पानी घर में भरने लगा है। मेरा तो मन भिनक रहा है साफ करने पर। पता नहीं कब तक इस कच्चे मकान में टाइम काटना पड़ेगा। सुधा गुस्से में बुदबुदा कर घिन करते हुए घर के अंदर भरा काला पानी बाहर निकाल कर फेंकती है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। भाभी, मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई घर को सुखाने में। बारिश होने के बाद मौसम कितना ठंडा ठंडा सा हो गया। पूनम बहू, सबके लिए अदरक तुलसी पत्ता डालकर लाल चाय बिठा दे। तभी सामने के पड़ोस के पक्के मकान से पकौड़े की खुशबू सबकी नाक में आती है। मम्मी, लगता है आज हमारे अमीर पड़ोसियों के घर में फिर से पकौड़े बने हैं। चाची, आप भी हमारे लिए चाय पर पकौड़ी बना लो ना प्लीज। रंजन को पकौड़े बनाने की फरमाइश करता देख पूनम छुच्छे पड़े अनाज बेसन के डिब्बे को देखकर असहजता से बोलती है। रंजन बेटा, पकौड़े मैं कल बना दूंगी, वैसे भी रात की बासी रोटी पड़ी है, उसे तेल से सेक देती हूँ, खा लेना। मुझको नहीं खानी बासी रोटी, मुझको चटपटे पकौड़े खाने का दिल है। इतना बोलकर रंजन मुंह बनाकर दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी राजन कहता है, पूनम, अगर रंजन का पकौड़े खाने का मन है तो थोड़ा सा बना दो। अजी कैसे पकौड़ी बना कर दे दूं? ना तो रसोई में बेसन है, ना आलू प्याज, तेल भी थोड़ा सा लगा है डब्बे में। नेहा, जा बेटी, मंजू मौसी के यहाँ से 1 मुट्ठी बेसन मांग लिया। बहू, जितना तेल है उसी को चुआ चुआ कर तीनों बच्चों को चीला बनाकर दे देना, इनका भी मन रह जाएगा। तब नेहा संकोच करते हुए पड़ोसन मंजू के यहाँ आती है, जिसका 5-6 कमरों का 2 मंजिलों का पक्का मकान था। रसोई भी बड़ी सी थी। बाहर ही कुर्सी डालकर वो चाय पी रही थी। ऐसी सुहानी बारिश में गरम गरम पनीर टिक्का और जायकेदार चाय पीने का मजा ही अलग है। अरे नेहा बेटी, तू कुछ चाहिए? जी काकी माँ, थोड़ा सा बेसन मंगवाया है माँ ने, वो अभी भैया की तनख्वाह मिली नहीं है इसलिए राशन नहीं भरा है। जैसे जैसे भरवाएंगे तो मैं दे दूंगी। नेहा, तू तो मेरी बेटी जैसी, कितनी बार कहा है ऐसे हिचकिचाया मत कर, जा अंदर रसोई में से ले ले, मैं चाय पी रही हूँ। नेहा रसोई के अंदर आती है, जो कि शीशे की तरह चमचमा रही थी, और खाना पकाने के लिए सब चीज इलेक्ट्रॉनिक की मौजूद थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, ब्रेड टोस्टर मशीन, फ्रिज, चिमनी, क्रॉकरी सेट, स्लैब अलग और बर्तन का स्लैब अलग था। अमीरों की रसोई हर सुख सुविधा से संपन्न होती है, और एक मेरी दोनों गरीब भाभी हैं, जिनकी किस्मत में कच्ची रसोई में ही खाना बनाना लिखा है। नेहा थोड़ा सा बेसन लाकर दोनों भाभियों को देती है। जेठानी जी, ये तो बड़ी मुश्किल से 1 से 2 मुट्ठी बेसन होगा, इसमें थोड़ा सा आटा मिलाना पड़ेगा, तभी बच्चों के लिए बनेगा। आटा तो है ही नहीं डिब्बे में, पलथन वाला सूखा आटा है, वही मिला दो। किसी तरह गरीबी में जुगाड़ लगाकर दोनों बहू बेसन में आटा मिक्स करके मिश्रण घोल के चीला घोलती हैं और तेल चुआ चुआ कर बनाती हैं। तभी रसोई के कच्चे छज्जे से मिट्टी का ढेला टूटता है। तुम दोनों ठीक तो हो? लगी तो नहीं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, मगर ये छत कच्ची हो गई, इसका कुछ कीजिए। भैया, इस मकान की छत और दीवार का कोई भरोसा नहीं, कब धंस कर गिर जाए। जो पैसे जोड़ रखे हैं उसे पलस्तर करवा देते हैं, कम से कम ये कच्चा मकान तो मजबूत हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम दोनों जल्दी से जल्दी मकान की दीवार, छत प्लास्टर करवा दो। वैसे भी इस मकान को बने 20-22 साल हो गए हैं, जड़ भी एकदम पुरानी हो गई है। जी पिताजी, फिलहाल हम फैक्ट्री जा रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन में मिस्त्री लगा लेंगे। दोनों भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी में फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ फैक्ट्री का मालिक नए लगे मजदूरों को छाट कर अलग कर रहा था। अरे भाई, क्या बात है? ये सेठ जी मजदूरों को अलग क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, सेठ ने 23 महीने से लगे जितने भी नए मजदूर हैं उन सबको फैक्ट्री से निकाल रखा है, क्योंकि अभी बारिश के चलते काम नहीं चल रहा है इनका। ये सुनकर राजन दिनेश चिंता में आ जाते हैं। मगर ये तो सरासर गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारना हुआ। ऊपर से बारिश के मौसम में कहीं और काम मिलना भी दूभर है। हम गरीब अपने परिवार का पेट कैसे भर पाएंगे? अरे भैया, इन अमीर को कोई मतलब नहीं है, गरीब का परिवार चाहे खाए या भूखे मर जाए। जाओ, जाकर अपनी दिहाड़ी ले लो अभी। सुनने में बहुत ही कड़वी कहावत है, लेकिन गरीब की सारी जिंदगी 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान जोड़ने में गुजर जाती है। वहीं बरसात में तो जाने हजारों दिहाड़ी भत्ते पर निर्भर गरीब मजदूर का परिवार भूखा मर जाता है।
अरे तुम दोनों को तो मैंने 2-3 दिन पहले से ही पूरी तनख्वाह दे दी है, तो फिर क्यों आगे मुंह उठा के? उठो चलो यहाँ से। पर सेठ, हमने तनख्वाह मिलने के 3 दिन तक 10 घंटे फैक्ट्री में दिहाड़ी लगाई थी, उसके पैसे दे दो। अरे तुम तो बड़े लीचड़ हो। अरे पूरे महीने तुम मजदूरों को चाय मट्ठी खिलाने पिलाने का खर्चा मेरा लगता है, उसमें काट लिए पैसे। अब एक अठन्नी नहीं दूंगा, चलो भागो यहाँ से। सेठ मक्खरपन से दोनों को फैक्ट्री से भगा देता है। दोनों घर आकर पूरी बात बताते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। पिछले 4 दिन से हर जगह बस ठोकर ही खा रहे हैं, कहीं काम तो मिल नहीं रहा। लगता है बिना काम के इस बारिश के मौसम में कैसे चलेगा परिवार का खर्चा। भैया एक बार उस भोजनालय ढाबे पर चलकर पता करते हैं, शायद काम मिल जाए। तभी देखते देखते आसमान बिल्कुल काला कर देता है और बिजली चमकने के साथ तेज झोंके से हवा चलने लगती है। दोनों उम्मीद लगाकर ढाबे में आते हैं। अरे बोलो भाई, क्या लाऊं? चाय, सब्जी, रोटी, नान, पकौड़े, ब्रेड? जी नहीं शुक्रिया भैया, हम काम के लिए आए हैं। आप अगर कहेंगे तो हम झूठे बर्तन भी धो लेंगे, जो ठीक लगे दे देना, बेरोजगार हैं इस टाइम। अरे भाई तुम दोनों को रख तो लेता, लेकिन अभी मेरा ढाबा अच्छा नहीं चल रहा। कोई नहीं भैया, चलो चलते हैं। ढाबे से भी दोनों का हाथ निराशा ही लगती है। वहीं आंधी बारिश तगड़ी होने के चलते उनकी कच्ची चौखट उखड़ जाती है, जिससे बारिश का पानी उनके पूरे घर में भर जाता है, जिससे अनाज चूल्हा दोनों बर्बाद हो जाता है। वहीं खिड़की का पल्ला भी उखड़ जाता है, जिससे और भी जोर से झटास मारने लगता है। हे भगवान, हमारे मकान के अंदर तो जैसे पानी का सैलाब बह रहा है। कितनी मेहनत से मिट्टी लाकर हमने चूल्हा बनाया था, वो भी टूट गया। अब बिना चूल्हे के कैसे गुजारा चलेगा? तभी टूटी चौखट से बहुत सारे मेढक जोंक पानी में तैरते हुए अंदर घुस जाते हैं। अरे वाह निक्की दीदी, पिंकी, देखो कितने सारे मेढक हमारे घर में हमारे साथ रहने आया है। देखो कैसे उछल रहे हैं। एक मेढक पानी में गया छपाक, 2 मेढक पानी में गया छपाक छपाक। चलो भैया हम भी पानी में तैरते हैं। पिंकी रुको, थोड़ा सा और पानी भर जाने दो, फिर स्विमिंग पूल जितना मजा आएगा पानी में नहाएंगे। ये सुनते ही पूनम दोनों को डांट लगाती है। चुप करो दोनों, यहाँ घर में पानी भर गया और तुम दोनों को मस्ती सूझ रही है। एक तो पता नहीं दोनों काम ढूंढने गए हैं, अभी तक कहाँ ओल पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं। इतने में मुंह लटकाए हुए दोनों खांचे में आते हैं, जहाँ टूटी चौखट से नाले के जैसे पानी घर के अंदर बह रहा था। ये घर में इतना पानी कैसे भर गया है? अरे बेटा, चौखट टूट गई है। बहुएं बेचारी बड़ी देर से पानी साफ करने में लगी हैं। कहीं से थोड़ा सीमेंट लाकर चौखट जोड़ दो, वरना बाढ़ लग जाएगी। दोनों भाई बारिश में भीगते हुए दोबारा से दुकान वाले से थोड़ा सीमेंट लाकर चौखट जोड़ते हैं। वहीं कुछ देर बाद दोनों बहू घर का सारा पानी बाहर करती हैं। माँ बहुत तेज की भूख लगी है, खाना कब बनाओगी? हल्ला मत मचाओ पिंकी, खाना किस पर बनाएंगे? चूल्हा तो पूरा बारिश में बह गया, अब दोबारा मिट्टी लानी पड़ेगी। बारिश छूटते ही दोनों बहू सूखी मिट्टी लेने के लिए जंगल में जाती हैं। जेठानी जी, बरसात के कारण जंगल की तो दूब घास भी पानी में डूबकर तरतर हो रखी है। मुझे नहीं लगता यहाँ सूखी मिट्टी मिलेगी। देवरानी जी थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता मिट्टी मिल जाए तो चूल्हा बनाने का जुगाड़ हो जाएगा। दोनों बहुएं खौफ खाते जंगल के घने भाग में आती हैं। चारों तरफ सूखी सतह, यहीं जंगली जीव जंतु बहुत ही सुखपूर्वक कुछ पेड़ों के निचले हिस्से में गड्ढा खोदकर ठंडक ले रहे थे, तो वहीं पंछियों ने पेड़ों के ऊपर घोंसला बसा रखा था। कुछ बंदर अपने बच्चों की सताए पेड़ों की डाली पर बैठे थे। वहीं एक बूढ़ी अम्मा जंगल में घास से घर और रसोई की बसावट तैयार कर रही थी, जिसे देख दोनों चौंक जाती हैं। जेठानी जी, जरा इन अम्मा को देखो, इन्हें इतने घने जंगल में बसावट करने में डर नहीं लग रहा? बारिश के मौसम में तो कितने जहरीले सांप बिच्छू निकलते हैं। पूनम की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा जवाब देती हैं, अरे बिटिया, मुझे तो इस जंगल के भीतर ही इस घास फूस के घर में सुख मिलता है, और इतने पैसे भी नहीं कि पक्का घर बना लूं, इसलिए गुजारे की झोपड़ी यहीं लगा ली है। उस बुढ़िया अम्मा की बात को सुनकर दोनों बहू का जुगाड़ू दिमाग चलता है। देवरानी जी, आपको पता है दूब घास के अपने अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी सोखता है। क्यों ना लकड़ी, घास, फूस, मिट्टी, गोबर से अपना घर पक्का कर ले। पहले जब ईंट के पक्के घर नहीं हुआ करते थे तो लोग बाग ऐसे ही कच्चे घरों में तो रहते थे। सही कह रही है जेठानी जी, ऐसे तो हम अपने घर की मरम्मत बिना किसी खर्च के कर सकते हैं। अब दोनों बहू उस बूढ़ी अम्मा से खुरपा लेती हैं और जंगल से बहुत सारी घास काटकर तो बड़े बड़े बोझा बनाकर बरसात में घर लाती हैं। अरे बहू, एक तो पहले ही इस मकान में हमारे रहने की जगह नहीं है, तुम इतनी सारी घास किस लिए उजाड़ के ले आई हो? माल जाल खा लेते जंगल के। माँ जी, इस घास से हम अपने घर को मजबूत करेंगे। अब केवल हमें थोड़ी मिट्टी, गोबर और लकड़ी की आवश्यकता है।
भाभी गोबर तो गोमती काकी के यहाँ से मिल जाएगा, उन्होंने गाय पाल रखी है, मैं ले आती हूँ। ठीक है, फिर हम जंगल से लकड़ी और मिट्टी लेकर आते हैं। दोनों बहुएं बारिश के भरे पानी को हेल कर जंगल के अंदर से कठोर लकड़ियां काट कर घर लाती हैं, वहीं मिट्टी भी लाती हैं और अब दीवारों पर गोबर मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाकर मोटा मोटा चढ़ाती जाती हैं। वहीं बच्चे और नंद मिलजुल कर घास लगवाते हैं, जिससे 4-5 घंटे की मेहनत के बाद उनकी 4 दीवारों और छत घास से ढक जाती है। ये मम्मी चाची, अब तुम्हारा पुराना घर भी हमारे अमीर पड़ोसियों की तरह नए जैसा लग रहा है बिल्कुल। चलो अच्छा, अब मैं रात में अपने भूत बंगले जैसे घर से डरूंगा तो नहीं। रंजन की इस बात पर दोनों बहू ननद हंस देती हैं। मम्मी आज तो हमारा घर बन गया, आज तो कुछ अच्छा खाना बनता है, पकौड़े बना दो। बेटा तुम्हारे पापा राशन खरीदने गए, जैसे ही आएंगे तो बना दूंगी। पूनम बच्चों को झूठा दिलासा तो दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद भी ये चिंता खाई जा रही थी कि दोनों भाइयों को काम मिला होगा या नहीं। जहां पूरी सड़क पर घुटनों तक पानी भरा था, दोनों भूखे भटक रहे थे। कहीं भी कोई काम नहीं मिला, लगता है कहाँ सो गया है भगवान। थोड़ी तो दया खा ले हमारे परिवार पर, हमारी रोजी रोटी का रास्ता खोल दे, ऐसे कैसे चलेगा। राजन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक सरकारी अधिकारी फोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे भाई, तुम्हें कहीं से भी एक जमादार नहीं मिल रहा जो इस जाम सीवर को सही कर सके? पूरे रोड पर पानी भर गया है, पता है कितनी दूर तक ट्रैफिक जाम लगा है। दोनों भाई बेरोजगारी से जूझते हुए उनके पास आते हैं। साहब, आप कहें तो ये सीवर हम साफ कर देंगे, पर क्या पैसे हमें भी मिल जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हैंड टू हैंड आपको पैसे दे दूंगा, 500 रुपए। अब जल्दी से कर दो। कहते हैं ना, पेट की आग एक गरीब से क्या कुछ नहीं करवा देती। दोनों भाई नाक पर कपड़ा बांधकर सीवर की सफाई करते हैं। तभी किसी नुकीली चीज से दिनेश का पैर भी जख्मी हो जाता है। माँ, लीजिए साहब, हमने सीवर साफ कर दिया है, पानी भी पास हो रहा है, हमारे पैसे दे दीजिए। अरे भाई, तुम्हारे पैर से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है, ये 200 ज्यादा रखो, बैंडेज करवा लेना। दोनों भाई पैसे लेकर घर को चल देते हैं। तभी राजन, अरे दिनेश, तेरे पैर से तो काफी ज्यादा खून बह रहा है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भैया, डॉक्टर तो फालतू के पैसे काट लेगा, इससे अच्छा घर में 2-4 दिन का राशन डलवा देते हैं, पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं आगे। बरसात के कहर में प्रचंड बेरोजगारी से जूझते हुए दोनों राशन लेके घर आते हैं, जहां अपने कच्चे खंडहर जैसे दिखने वाले मकान का बदला नक्शा देख दोनों खुशी से भर जाते हैं। जहां दोनों बहू कच्चे आंगन में रसोई की नींव निकाल रही थी। भैया, क्या ये हमारा घर है, हमारी झोपड़ी है? पापा, ये घर मम्मी चाची ने बनाया, पता है। अब हमारे घर की छत भी नहीं टपक रही और बल्ब जितनी ठंडक है घर में, आज तो बड़े मजे से सोएंगे। तुम दोनों ने अकेले ही इतना सब कुछ कर लिया, बहुत ही जुगाड़ू पत्नियां हैं हमारी भैया। चलो हमें भी अपनी मदद करवाने दी। दोनों भाई भी रसोई बनाने में मदद करवाते हैं और लकड़ियों से रसोई का ढांचा बनाते हैं। इसके बाद वह मिट्टी और गोबर से सीमेंट के जैसा प्लास्टर लगाते हैं और वहीं सास नंद रसोई की घास की छप्पर बना रही थी, जिसे चारों छत पर डाल देते हैं। वहीं रसोई में धुआं पास करने के लिए वो एक छोटी सी खिड़की चिमनी के तौर पर निकालते हैं और इस तरह से बारिश में दोनों बहू अपने जुगाड़ से पक्का घर बनाती हैं और साथ में पक्की रसोई भी बनाती हैं, जिससे एक ही कमरे में खाना पकाना सोना करने की दिक्कत परेशानी दूर हो जाती है और अब पूरा गरीब परिवार बारिश के मौसम में आराम से रहन सहन करते